हेलो डियर लीगल एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एमके लीगल शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। डियर लीगल एस्पिरेंट्स, हम लोग अब तक बात कर रहे थे हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड इविक्शन एक्ट 1973। हरियाणा जुडिशरी के लिए खासकर इसका एक बहुत इम्पोर्टेंस हो बन जाती है, क्योंकि लोकल लॉ के आपको लेक्चर्स बहुत कम अवेलेबल हो पाते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ईजी एक्ट है, बहुत छोटा एक्ट है। अगर इसको आपने कवर कर लिया तो आपके 2 to 3 मार्क्स जो है वो आपके 100% श्योर हो जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे नए नए वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। इससे पहले हमने एक पार्ट 1 बनाया है, जिसमें कि हमने इसका इंट्रोडक्शन के बारे में बात की है। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, ऊपर आपको आई बटन में भी दिख रहा होगा, आप वहाँ जाकर भी उसे देख सकते हैं। आज के इस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं डेफिनेशन क्लॉज की। डेफिनेशन से बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए डेफिनेशन को एक स्टोरी के माध्यम से, एक ट्रिक टू रिमेंबर दी डेफिनेशंस, वो ट्रिक मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें आप। और पिछला वीडियो आपको कैसा लगा और लोकल लॉ का ये वीडियो कैसा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए, हरियाणा रेंट कंट्रोल एक्ट से हम इसको इजी बोल सकते हैं, हरियाणा रेंट कंट्रोल एक्ट HRCA। इसको हम ये सब चीज़ें बोलते हैं अपने नोट्स बनाने के लिए, ठीक है। 1973 का ये एक्ट है। इसके साथ में ही रूल्स भी आते हैं, ठीक है। 1976 के हरियाणा अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट के रूल भी हैं, हम उनका डिस्कशन भी करेंगे। सेक्शन 1, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 24 ये हमने कल की थी पार्ट 1 में, जहाँ पे हमने बात की थी कि एप्लीकेबिलिटी कहाँ पे होगी और इसकी नॉन एप्लीकेबिलिटी कहाँ होगी। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आता है आपका डेफिनेशंस। तो डेफिनेशन के लिए एक स्टोरी सुनिएगा। ये स्टोरी आप जब कभी भी अकेले बैठे हो दोहराइएगा। ऐसी कोई स्टोरी आप अपनी भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इसी स्टोरी पे ध्यान दें। हेडफोन लगा लें और बिल्कुल शांत बैठे। शांत, मेरा कहना ये है कि जब भी आप कोई भी वीडियो सुने, मेरा सुने या किसी का भी वीडियो सुने, आप हमेशा एक आइसोलेटेड रूम में बैठ के अपने वीडियो सुने, जिससे आपकी कंसंट्रेशन डिस्टर्ब ना हो। डेफिनेशंस को लोग एक बहुत बड़ा वो समझते हैं कि यार बहुत डिफ़िकल्ट है, कैसे याद होंगी, कैसे याद करेंगे। तो हमेशा किसी भी एक्ट में डेफिनेशंस हो, मेक अ स्टोरी इन योर माइंड। अब ये क्या कह रहा है कि एक बिल्डिंग बनाने के लिए, क्या करने के लिए, एक बिल्डिंग बनाने के लिए कंट्रोलर और लैंडलॉर्ड, कौन लोग मिल गए आपस में, कंट्रोलर और लैंडलॉर्ड मिल गए। दोनों ने मिलके कुछ साठगांठ की और एक नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग को प्रिस्क्राइब्ड रूल के हिसाब से रेंटेड लैंड बना देते हैं। क्या कर देते हैं वो, रेंटेड लैंड बना देते हैं। और फिर रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाकर वहाँ पे उस रेंटेड लैंड पे एक टीनेंट को रखते हैं, और जो टीनेंट बेचारा है वो गांव से अर्बन एरिया में क्या करने, नौकरी करने आया था। मेक अ स्टोरी इन योर माइंड। एक स्टोरी होगी कि भी बिल्डिंग, अपने माइंड में इमेजिन कीजिए कि एक बिल्डिंग बनानी थी, तो कंट्रोलर और लैंडलॉर्ड आपस में मिल गए और नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी वहाँ पे, उसको प्रिस्क्राइब रूल के हिसाब से उन्होंने पहले रेंटेड लैंड बनाया और फिर रेजिडेंशियल बिल्डिंग बना दिया, और बाद में वहाँ एक टीनेंट रख दिया जो अर्बन एरिया में नौकरी करने आया था। तो देखिए, कहीं ना कहीं आपका क्या है, ये 2A बिल्डिंग की बात करता है, 2B कंट्रोलर है, 2C लैंडलॉर्ड है, 2D नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। उसके बाद E जो है आपका वो प्रिस्क्राइब्ड है। क्या है, प्रिस्क्राइब रूल। मैंने इसलिए साथ लिखा है क्योंकि प्रिस्क्राइब्ड का मतलब ही होता है प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स। उसके बाद आ जाइए रेंटेड लैंड 2F, देन रेजिडेंशियल बिल्डिंग 2G एंड टीनेंट। टीनेंट कहाँ पे आता है, 2H में आता है, और अर्बन एरिया कहाँ पे आ जाता है आपका, 2I में। इतनी ही आपकी डेफिनेशन दे रखी है हरियाणा के रेंट कंट्रोल एक्ट। ये स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अभी आप डेफिनेशंस को समझिए। अभी आपने कहा कि बिल्डिंग, हम अब एक एक पे डिस्कस करेंगे हम। बिल्डिंग, ये तो था तरीका कि याद करने का, कि याद कैसे करेंगे। अब कैसे पता लगेगा कि बिल्डिंग कौन सी है।
हाउ वी विल कम टू नो कि ये बिल्डिंग है। बिल्डिंग में दो चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहली चीज़ आपको क्या याद रखनी है कि व्हाट इंक्लूड इन द बिल्डिंग। व्हाट इंक्लूड, किसे हम बिल्डिंग की डेफिनेशन में इंक्लूड करेंगे, एंड व्हाट नॉट इंक्लूड। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो जहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या इंक्लूड होता है और क्या इंक्लूड नहीं होता है। देखिए, सबसे पहली चीज़ एक कॉमन बात कही गई है यहाँ पे, उस कॉमन बात को हम पहले लिखेंगे। कॉमन क्या है यहाँ पे? कॉमन ये है कि बिल्डिंग और अ पार्ट ऑफ बिल्डिंग, कोई भी बिल्डिंग, जो ग्रामेटिकल मीनिंग होता है बिल्डिंग का, जो आपका इंग्लिश डिक्शनरी मीनिंग होता है, या तो कोई बिल्डिंग हो या उसका पार्ट हो, ठीक है। लेट आउट फॉर एनी पर्पज़, लेट आउट हो और एनी पर्पज़ के लिए हो, चाहे वो रेजिडेंशियल हो या वो नॉन रेजिडेंशियल ट्रेड बिजनेस के लिए हो। वेदर एक्चुअली यूज फॉर दैट पर्पज और नॉट, लेकिन जिस पर्पज के लिए आपने दी है, चाहे वो उसके लिए यूज हो रही हो या ना हो रही हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कॉमन सेंस है। ये आपने किसी को दिया कि भाई ठीक है तुम इसमें रहना है, और उसने बाद में थोड़ा ट्रेड स्टार्ट कर दिया, कंसेंट चाहिए, लेकिन वहाँ पे बिल्डिंग की डेफिनेशन में फ़र्क नहीं पड़ता है। अब इतना होने के बाद ये तो इसको आप बिल्डिंग कह देंगे, इसको क्या कह देंगे? बिल्डिंग कह देंगे। ये जनरल डेफिनेशन है बिल्डिंग की, कि ऐसी बिल्डिंग या पार्ट ऑफ बिल्डिंग जो लेट आउट की गई है फॉर एनी पर्पज, वेदर दैट इज यूज्ड फॉर दैट पर्पज और नॉट। अब ये देखना है कि क्या इंक्लूड करती है और क्या इंक्लूड नहीं करती है। इंक्लूड क्या करती है? ये इंक्लूड करती है एनी लैंड, कोई भी लैंड हो, ठीक है। गोडाउन्स, गोडाउन्स, देन आउट हाउसेज, गार्डन्स, लॉन्स, वेल, टैंक्स, अपार्टमेंट टू सच बिल्डिंग। देखिए यहाँ पे अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से बनता है। अपार्टमेंट का तो आप समझ ही सकते हैं, अपार्टमेंट हम शॉर्ट में लिख देते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन पूछता है फर्नीचर, फिक्सिंग एंड मशीनरी अटैच्ड टू दैट बिल्डिंग, यहाँ से एमसीक्यू बनता है, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब इंक्लूड होती है बिल्डिंग की डेफिनेशन में। ये तो जनरल डेफिनेशन है। उसके बाद ये इंक्लूड क्या नहीं करती है, ये यहाँ से भी एमसीक्यू उठाता है कभी कभी, क्योंकि देखिए हरियाणा वाला ये लोकल एक्ट जो है बहुत छोटा एक्ट है, और यहाँ पे जो क्वेश्चन है एमसीक्यू उसके लिए बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है। इट डज नॉट इंक्लूड एनी रूम। रूम कहाँ पे? आपका रूम कहाँ हो? होटल में लिया हो आपने रूम, हॉस्टल में लिया हो कोई रूम, बोर्डिंग हाउस में रूम लिया हो, ये बिल्डिंग की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होते, क्योंकि देखिए उसको रेंट नहीं कहा जाता। जो आप होटल में जाकर रूम लेते हैं वो रेंट नहीं होता। तो बिल्डिंग की डेफिनेशन में कोई डाउट, इसी तरह से आपको इसको याद करना है। सेकंड आ जाइए, दूसरा यहाँ पे बात कर रहा है कंट्रोलर की। किसकी बात कर रहा है? कंट्रोलर। कंट्रोलर कहाँ पे डिफाइन है? 2KB में डिफाइन, बी में कंट्रोलर की डेफिनेशन है। अब ये कंट्रोलर क्या कौन होता है? देखिए जनरली जो SDO सिविल होता है ना, सब डिविजनल ऑफिसर सिविल, उसी को क्या कर दिया जाता है? कंट्रोलर अपॉइंट किया जाता है। तो जो क्वेश्चन में यहाँ पे बनता है वो एक ही बनता है कि हु विल अपॉइंट, कौन अपॉइंट करेगा? अपॉइंट करेगी स्टेट गवर्नमेंट। और आपका एमसीक्यू से ज़्यादा कुछ नहीं है, किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो कंट्रोलर के फंक्शन करेगा, परफॉर्म करेगा अंडर दिस एक्ट। तो यहाँ से क्वेश्चन जो बनेगा, हु विल अपॉइंट कंट्रोलर? तो स्टेट गवर्नमेंट, यही आपका आंसर है। क्या करने के लिए? टू परफॉर्म एक्ट ऑफ, या फंक्शन लिखना सही रहेगा, फंक्शन ऑफ कंट्रोलर। देन 2C लैंडलॉर्ड, ठीक है, वो लैंडलॉर्ड है। अब लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन से भी एमसीक्यू के लिए आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या एमसीक्यू बनते हैं आप उस पर ध्यान दीजिए। बेयर एक्ट खोल के रखिए अपने सामने और मेरे साथ देखिए, वहाँ पे लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है।
लैंडलॉर्ड मीन्स एनी पर्सन फॉर टाइम बीइंग इंटाइटल्ड टू रिसीव दी रेंट, जो क्या हो, इंटाइटल्ड हो टू रिसीव रेंट, रेंट रिसीव करने के लिए, इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी बिल्डिंग और रेंटेड लैंड वेदर ऑन इज ऑन अकाउंट और ऑन बिहाफ, चाहे वो खुद के लिए करे ये काम, सेल्फ के लिए, या फिर ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स, और क्या करे उसके अलावा, फॉर द बेनिफिट ऑफ एनी अदर, फॉर बेनिफिट ऑफ एनी अदर। यानी कि मान लीजिए कोई और व्यक्ति आपकी बिल्डिंग का रेंट ले रहा है तो ही इज ऑल्सो क्या हो जाएगा, वो लैंडलॉर्ड हो जाएगा एज पर डेफिनेशन ऑफ दिस। लैंडलॉर्ड कभी भी टाइटल को नहीं देता है। देखिए हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड इविक्शन एक्ट जो है आपका, ये टाइटल कभी नहीं देता है, ये सिर्फ रेंट को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया है। अब आप कह देंगे कि जी हाँ तो लैंडलॉर्ड बता दिया आपने, किसी के बिहाफ पे कोई रेंट लेता तो वो कल को कहेगा बिल्डिंग मेरी है। नहीं 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 नहीं, वो काम इसका नहीं है। ओनली फॉर द पर्पज ऑफ रेंट। या फिर इनके अलावा, पहली चीज़ तो होगी ये, इनके अलावा क्या हो सकता है कि वो ट्रस्टी हो। कौन हो, ट्रस्टी हो सकता है, कोई गार्जियन हो सकता है, गार्जियन के अलावा रिसीवर हो सकता है। ठीक है, जैसे हम ऑर्डर 40 में रिसीवर अपॉइंट करते हैं सीपीसी में। कोई एग्जीक्यूटर हो सकता है, भाई कोई एग्जीक्यूट करानी है, या फिर एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है। और जो इम्पोर्टेंट आ जाती है वहाँ पे, ये सबसे इम्पोर्टेंट, इनके अलावा भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आ जाती है कि यहाँ पे अगर कोई टेनेंट है, यानी कि आप कहेंगे कि अभी टेनेंट कैसे लैंडलॉर्ड बन सकता है, ये भी 2K ने बताया और MCQ यहीं से पूछा जाता है कि अगर टेनेंट ने सबलेट कर रखा है, टेनेंट साहब ने एक बड़ा सा घर था, इसमें कई सारे रूम थे, ठीक है, आधे घर में वो, पूरा घर में एक टेनेंट ए रहता था। अब इसने क्या किया, बी को अपने आधे पोर्शन में रख लिया, सबलेट कर लिया। इन दैट केस ये रेंट कौन, ये बी किसको रेंट देगा, ए देगा। ए कौन था, टेनेंट था, तो टेनेंट भी लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन में आ जाएगा एज पर 2C। क्लियर। ये आपका यहाँ से देखिए क्वेश्चन पूछा जा चुका पहले कि टेनेंट भी लैंडलॉर्ड होता है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स आप, लेकिन आपको नहीं होना है। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट बात करता है नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग की। नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग क्या होती है, जहाँ पे देखें बाय नेम इटसेल्फ कि फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और ट्रेड। हम बेरेक्ट पर ही चलते हैं और अच्छे से समझेंगे चीज़ों को। का डी क्या बात कह रहा है कि नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग क्या होती है। तो नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग का मतलब होता है मेनली फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और ट्रेड। आप सबको ये चीज़ पता है। दूसरा, पार्टली फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और ट्रेड एंड पार्टली फॉर द पर्पज ऑफ रेजिडेंस सब्जेक्ट टू कंडीशन। तो इसको नॉन रेजिडेंशियल कब मानेंगे, कंडीशन क्या होगी कि द पर्सन हु कैरीज ऑन द बिजनेस और ट्रेड इन बिल्डिंग रिजाइड देयर। अगर वही बंदा वहाँ रह रहा है तब जाके, डिपेंडिंग अपॉन दैट कंडीशन। लेकिन एक प्रोवाइजो दे दिया गया है यहाँ पे। प्रोवाइजो क्या है, इफ अ बिल्डिंग इज लेट आउट फॉर रेजिडेंशियल एंड नॉन रेजिडेंशियल पर्पज सेपरेटली टू मोर देन वन पर्सन, देन द पोर्शन देयर ऑफ लेट आउट फॉर द पर्पज ऑफ रेजिडेंस shall not be treated as नॉन रेजिडेंशियल। आपने एक ही बिल्डिंग में से एक रूम तो दे दिया किसी दुकानदार को और दूसरा रूम दे दिया किसी रहने वाले को। दुकानदार उसमें अपनी दुकान चलाता है और दूसरा व्यक्ति उसमें रहता है। इन दैट कंडीशन भाई, जहाँ दुकान चल रही है वो आपका नॉन रेजिडेंशियल है और जहाँ पे वो इंडिविजुअल रह रहा है वो क्या हो जाएगी, रेजिडेंशियल हो जाएगी, जो रेजिडेंस पर्पज के लिए, उसे नॉन रेजिडेंशियल नहीं माना जाएगा। एक्सप्लेनेशन क्या है कि वेयर अ बिल्डिंग इज यूज्ड मेनली फॉर पर्पज ऑफ बिजनेस और ट्रेड इट शैल डीम टू बी अ नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग इवन दो अ स्मॉल पोर्शन देयर ऑफ इज यूज्ड फॉर पर्पज ऑफ रेजिडेंस। ये एक्सप्लेन भाई, किसी एक कमरे में आप भले ही रहते हो, अगर बाकी में बिजनेस करते हो तो वो नॉन रेजिडेंशियल ही होगी। ठीक है, यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो प्रोवाइजो है, जरूर ध्यान से देख लें इसको भी। देन प्रिस्क्राइब्ड सिंपल है आपका रूल्स। ये आपका अगर हम सीपीसी में जाएंगे तो 2K16 में हम इससे पढ़ते हैं, सीआरपीसी में जाएंगे तो इसको 2K कहाँ पढ़ते हैं, टी में पढ़ते हैं। आ जाते हैं रेंटेड लैंड।
अभी क्या किया था, लैंडलॉर्ड ने कंट्रोलर के साथ मिलके एक बिल्डिंग को नॉन रेजिडेंशियल से प्रिस्क्राइब्ड रूल के हिसाब से रेंटेड लैंड बना दिया था। रेंटेड लैंड का मतलब होता है एनी लैंड लेट सेपरेटली फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग प्रिंसिपली फॉर बिजनेस और ट्रेड। मीन्स रेंटेड लैंड सिर्फ और सिर्फ बिजनेस और ट्रेड पर्पज के लिए। जैसे आपकी कोई खाली जमीन है, आपने किसी रेंटेड पर्पज के लिए, गोडाउन के लिए, स्टोर बनाने के लिए किसी को दे दी, दैट विल बी अ रेंटेड लैंड। रेजिडेंशियल बिल्डिंग, देखिए रेजिडेंशियल बिल्डिंग जो नॉन रेजिडेंशियल है, जहाँ कोई रहता है, वो आपकी रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। अगेन इंपॉर्टेंट आ जाती है 2H में टीनेंट। टीनेंट मीन्स अ पर्सन बाय whom और ऑन हुज अकाउंट रेंट इज पेएबल फॉर अ बिल्डिंग। लैंडलॉर्ड क्या था, जो रेंट ले रहा था। टीनेंट कौन है, जो रेंट दे रहा है, चाहे वो किसी बिल्डिंग का हो, रेंटेड लैंड का हो। एंड इट इंक्लूड्स अ टीनेंट कंटिन्यूइंग इन द पोजेशन आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ हिज टेनेंसी। एंड यानी कि मान लीजिए आप किसी घर में दिसंबर तक रहे, फिर आपने वो घर छोड़ दिया, लेकिन अगर आप इस एक्ट के तहत अगर कोई भी अपना राइट लेना चाहते हैं, आपने एक्स्ट्रा रेंट दे रखा है, कोई बीच में चल रहा है डिस्प्यूट, तो भी आप टेनेंट ही कहलाएंगे। एंड इन द इवेंट ऑफ सच पर्सन्स डेथ सच ऑफ हिज हेयर आर मेंशन्ड इन दिस स्केड्यूल एप्रीहेंडेड टू दिस एक्ट। इसमें देखिए स्केड्यूल जो आपने कहा था कि एक स्केड्यूल है, स्केड्यूल के अंदर जो दिया गया है दो चीज़ें हैं। पहला तो ये दी गई है कि टीनेंट के बाद टीनेंट कौन किसे माना जाएगा अगर टीनेंट की डेथ हो जाती है, वो रिलेशंस दे रखे हैं। और एक समन का फॉर्म दे रखा है, जो समन दिया जाता है बाय कंट्रोलर टू दी एनी पार्टी एंड हु वर ऑर्डरली रिजाइडिंग विद हिम एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, और उसके साथ में जो लोग रहते थे। बट डज नॉट इंक्लूड, तो जो क्वेश्चन बनेगा ना इस बट से आगे बनेगा, किसको इंक्लूड नहीं करता है। अ पर्सन प्लेस्ड इन ऑक्यूपेशन ऑफ अ बिल्डिंग और रेंटेड लैंड बाय इज इट्स टेनेंट। कोई सर्वेंट उसके घर में रहता था, वो सर्वेंट टेनेंट नहीं बन जाएगा एक्सेप्ट विद द रिटन कंसेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड। समझ गया, कोई चौकीदार रखा था वो नहीं बन जाएगा। और अ पर्सन टू हुम द कलेक्शन ऑफ रेंट और फीस इन अ पब्लिक मार्केट, ठीक है, कार स्टैंड और स्लॉटर हाउस और रेंट्स फॉर द शॉप्स हैज बीन फ्रेम्ड आउट लीज्ड बाय म्यूनिसिपल टाउन और नोटिफाइड एरिया कमेटी। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है, देखिए कि कोई भी पर्सन टू हुम द कलेक्शन ऑफ रेंट और फी इन अ पब्लिक मार्केट, कि किसी से होता है ना पब्लिक मार्केट में, आपने देखा होगा जो सब्जी मंडी वगैरह होती है वहाँ पे म्यूनिसिपल टाउन्स में खासकर कुछ म्यूनिसिपल कमेटी एक एरिया नोटिफाई कर देती है, ठीक है, उसे वो क्या कर देती है, लीज दे देती है, तो उसे नहीं माना जाएगा। देन आ जाता है अर्बन एरिया, एरिया एडमिनिस्ट्रेड बाय म्यूनिसिपल कमेटी, क्योंकि गांव में तो क्या होती है, पंचायत होती है। रूरल एरिया में पंचायत होती है, अर्बन एरिया में म्यूनिसिपल कमेटी होती है। फरीदाबाद कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेशन, ये बिल्कुल अलग से बता दिया गया है कि अर्बन एरिया है। और एनी एरिया डिक्लेयर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन टू अर्बन एरिया फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। यहाँ पे आपकी सारी डेफिनेशन खत्म हो जाती है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपकी टेनेंट वाली है, लैंडलॉर्ड, आपका नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग और बिल्डिंग, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज हम सिर्फ डेफिनेशन पे बात करेंगे, कल हम बात करने वाले हैं सेक्शन 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, ये बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ द रेंट की। इसको टॉपिक वाइज पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप हमें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लाइक कर दिया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हरियाणा रेंट कंट्रोल एक्ट के वीडियोस कैसे लग रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।